नमस्कार। आपका स्वागत है सुनो और सीखो पर। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ताबूत साज। ताबूत साज आद्रियान प्रोखोरोव के घरेलू सामान की आखिरी चीजें भी गाड़ी पर लद गईं। मेजुते मरियल घोड़ों की जोड़ी ने चौथी बार सस्मान नाया गली से निकीत्स्काया गली तक का चक्कर लगाया, जहां ताबूत साज अपने समूचे घरबार के साथ जा बसा था। दुकान में ताला डालकर उसने दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी कि यह घर बिक्री या किराए के लिए खाली है, और अपने नए निवास स्थान की ओर पैदल ही चल पड़ा। लेकिन जब वह उस नए पीले घर के निकट पहुंचा, जिसे खरीदने के लिए कितनी मुद्दत से उसके मन में चाह थी और जिसे अब वह खासी रकम देकर खरीद पाया था, तो वह यह जानकर हैरान रह गया कि अब उसके दिल में कोई उमंग या खुशी नहीं है। अनजानी दहलीज लांघ कर नई जगह में पांव रखते समय, जहां अभी तक सब कुछ अत व्यस्त और उल्टा पलटा था, उसके मुंह से उस झरझर दरबे के लिए एक आह निकल गई जिसे छोड़कर वह आया था। 18 साल उसने वहां बिताए थे और व्यवस्था इतनी सख्त थी कि एक सींक भी इधर से उधर नहीं हो सकती थी। उसने अपनी दोनों लड़कियों और घर की नौकरानी को सुस्त कहकर डांटा और खुद भी उनका हाथ बंटाने में जुट गया। जल्द ही घर करीने से सज गया। देवमूर्ति का स्थान, चीनी के बर्तनों की अलमारी, मेज, सोफे और पलंग, ये सब पिछले कमरे के विभिन्न कोनों में अपनी अपनी जगह पर जमा दिए गए। घर के मालिक का सामान, हर रंग और माप के ताबूत, मातमी लबादों, टोपियों और मशालों से भरी अलमारियां रसोई और बैठक में झंझा दी गईं। बाहर दरवाजे के ऊपर एक साइन बोर्ड लटका दिया गया, जिस पर उल्टी मशाल हाथ में लिए हृष्ट पुष्ट आमूर की तस्वीर बनी थी, और उसके नीचे लिखा था, सादे और रंगीन ताबूत यहाँ बेचे और तैयार किए जाते हैं, किराए पर दिए जाते हैं, और पुराने ताबूतों की मरम्मत भी की जाती है। उसकी लड़कियां अपने कमरे में आराम करने चली गईं, और आद्रियान ने अपनी नई जगह का मुआयना करने के बाद खिड़करी के पास बैठते हुए समोवार गर्म करने का आदेश दिया। ताबूत साज का स्वभाव उसके धंधे के साथ पूर्णतया मेल खाता था। आद्रियान प्रोखोरोव खामोश और मुहर्रमी सूरत वाला आदमी था। वह बिरले ही अपनी खामोशी तोड़ता था, और सो भी उस समय जब वह अपनी लड़कियों को निठल्लों की भांति खिड़कर से बाहर झांकते और राह चलतों पर नजर डालते देखता, या उस समय जब वह अपने हाथ की बनी चीजों के लिए उन अभागों से या भाग्यशालियों से मौके के अनुसार जैसा भी हो कसकर दाम मांगता था, जिन्हें उन चीजों की जरूरत आ पड़ती थी। सो आद्रियान चाय का सांतवा ख्यालों में डूबा हुआ था। यकाएक किसी ने बाहर के दरवाजे को 3 बार खटखटाया। ताबूत साज के विचारों का तांता टूट गया। वह चौंक कर चिल्लाया, कौन है? तभी दरवाजा खुला और एक आदमी शक्ल सूरतहा से, जिसे तुरंत पहचाना जा सकता था कि यह कोई जर्मन दस्तकार है, भीतर कमरे में चला आया और ताबूत साज के निकट आकर प्रसन्न मुद्रा में खड़ा हो गया। मुझे माफ करना पड़ोसी महोदय। टूटी फूटी रूसी भाषा में उसने कुछ इतने अटपटे अंदाज से बोलना शुरू किया कि उस पर आज भी हम अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। मुझे माफ करना अगर मेरे आने से आपको काम में कोई बाधा हुई हो, लेकिन आपसे जान पहचान करने के लिए मैं बड़ा उत्सुक हूं। मैं मोची हूं, गातिलब शूल्त्स मेरा नाम है। सड़क के उस पार ठीक सामने वाले उस छोटे से घर में रहता हूं, जिसे आप अपनी खिड़की से देख सकते हैं। कल मैं अपने विवाह की रजत जयंती मना रहा हूं, और मैं आपको तथा आपकी लड़कियों को आमंत्रित करता हूं कि मेरे यहां आएं और प्रीति भोज में शामिल हों। ताबूत साज ने सिर झुकाकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया और मोची से बैठने तथा चाय पीने का अनुरोध किया। मोची बैठ गया। वह कुछ इतने खुले दिल का था कि शीघ्र ही दोनों अत्यंत घुल मिलकर बातें करने लगे। कहिए, आपके धंधे का क्या हाल चाल है? आद्रियान ने पूछा। शूल्त्स ने जवाब दिया, कभी अच्छा कभी बुरा, सब चलता है। यह बात जरूर है कि मेरा माल आपसे भिन्न है। जो जीवित हैं वे बिना जूतों के भी रह सकते हैं, लेकिन मरने के बाद तो ताबूत के बिना काम चल नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कहते हो, आद्रियान ने सहमति प्रकट की। लेकिन एक बात है, माना कि अगर जीवित आदमी के पास पैसा नहीं है तो वह बिना जूतों के रह जाए और तुम्हें टाल जाए, लेकिन मृत भिखारी के साथ ऐसी बात नहीं। बिना कुछ खर्च किए ही वह ताबूत पा जाता है। इस तरह बातचीत का यह सिलसिला कुछ देर और चलता रहा।
आखिर मोची उठा और अपने निमंत्रण को एक बार फिर दोहराते हुए उसने ताबूत साज से विदा ली। अगले दिन ठीक दोपहर के समय ताबूत साज और उसकी लड़कियां नए खरीदे हुए घर के दरवाजे से बाहर निकले और अपने पड़ोसी से मिलने चल दिए। मोची का छोटा सा कमरा अतिथियों से भरा था। उनमें अधिकांशम जमर्न दस्तकार, उनकी पत्नियां और ऐसे युवक मौजूद थे जो उनकी शागिर्दी कर रहे थे। रूसी सरकारी कारिंदों में से केवल एक ही वहां मौजूद था, पुलिस का सिपाही यूरको। जाति का वह चूखोन था और बावजूद इसके कि उसका पद निम्न स्तर का था, मेजबान उसकी अवभगत में खास तौर से जुटा था। 25 साल से पूरी फरमाबरदारी के साथ वह अपनी नौकरी बजा रहा था। 1812 के अग्निकांड ने प्राचीन राजधानी को ध्वस्त करने के साथ साथ उसकी पीली संतरी चौकी को भी खाक में मिला दिया था। लेकिन दुश्मन का दुम दबाकर भागते ही उसकी जगह पर एक नई संतरी चौकी का उदय हो गया। सलेटी रंग की ओर सफेद यूनानी ढंग के पायों से अलंकृत और सिर से पांव से लैस यूरको उसके सामने अब फिर पहले की ही भांति इधर से उधर गश्त लगाने लगा। निकीत्स्की दरवाजे के इर्द गिर्द बसे सभी जर्मनों से वह परिचित था और उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो इतवार की रात उसकी संतरी चौकी में ही काट देते थे। आद्रियान भी उससे जान पहचान करने में पीछे नहीं रहा और जब अतिथियों ने मेज पर बैठना शुरू किया तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठे। शूल्ट्स, उसकी पत्नी और उनकी 17 वर्षीय लड़की लॉथखेन अपने अतिथियों के साथ भोजन में शामिल होते हुए भी परोसन और रकाबियों में चीजें रखने में बावर्ची की मदद दे रही थीं। बियर खुलकर बह रही थी। यूरको अकेले ही 4 के बराबर खा पी रहा था। आद्रियान भी किसी से पीछे नहीं था। उसकी लड़कियां बड़े सलीके से बैठी थीं। बातचीत का सिलसिला जो जर्मन भाषा में चला रहा था हर घड़ी जोर पकड़ रहा था। सहसा मेजबान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और कोलतार पुती एक बोतल का कार खोलते हुए रूसी भाषा में जोरों से चिल्लाकर कहा, नेक दिल लुइजा की सेहत का जाम। काग के निकलते ही तरल शैंपने का फेन उड़ने लगा। मेजबान ने अपनी अधेड़ जीवन संगिनी का ताजा रंगतदार चेहरा चूमा और अतिथियों ने हल्ले गुल्ले के साथ नेक लुइजा के स्वसत्य की जाम पिया। इसके बाद एक दूसरी बोतल का काग खोलते हुए मेजबान चिल्लाया, प्यारे अतिथियों के स्वास्थ्य का जाम। और अतिथियों ने बदले में धन्यवाद देते हुए फिर गिलास खाली कर दिए। इसके बाद स्वास्थ्य कामना के लिए गिलास खनकाने और खाली करने का जैसे तांता बंध गया। जितने अतिथि थे एक एक करके उन सबकी सेहत के जाम पिए गए। फिर मास्को और करीब 1 दर्जन छोटे मोटे जर्मन नगरों के नाम पर गिलास खनके, फिर सब धंधों के नाम पर एक साथ और उसके बाद अलग अलग करके गिलास खाली हुए और इन धंधों में काम करने वालों, कारीगरों तथा सभी नए शागिर्दों के स्वास्थ्य के नाम बोतलों के काग खुले। आद्रियान ने इतनी अधिक पी कि उस पर भी ऐसा रंग सवार हुआ कि उसने सचमुच एक अनूठे से जाम का प्रस्ताव किया। अचानक एक हट्टे कट्टे अतिथि ने, जो डबल रोटी बिस्कुट बनाने का काम करता था, अपना गिलास उठाते हुए चिल्लाकर कहा, उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए जिनकी खातिर हम काम करते हैं। इस कामना का भी पहले की भांति सभी ने खुशी से स्वागत किया। अतिथि एक दूसरे के सामने झुक झुक कर गिलास खाली करने लगे। दर्जी मोची के सामने, मोची दर्जी के सामने, नानाबाई इन दोनों के सामने और सभी अतिथि एक साथ मिलकर नानबाई के सामने। एक दूसरे के सामने झुककर पारस्परिक अभिवादन का यह सिलसिला अब भी चल ही रहा था कि यूरको ने ताबूत साज की ओर मुंह करते हुए चिल्लाकर कहा, आइए पड़ोसी, आके मृत आसामियों के स्वास्थ्य का जाम पिए। इस पर सभी हंस पड़े। केवल ताबूत साज चुप रहा। उसे यह बुरा लगा और उसकी भौहें चढ़ गईं। लेकिन इधर किसी का ध्यान नहीं गया। अतिथियों का दौर चलता रहा और जब वे मेज से उठे तो उस समय रात की आखिरी प्रार्थना के लिए गिरजे की घंटियां बज रही थीं। काफी रात ढल जाने पर अतिथि विदा हुए। अधिकांश नशे में धुत थे। हट्टा कट्टा नानबाई और जिल्द साज पुलिस के सिपाही की दोनों बगलों में अपने हाथ डाले उसे उसकी चौकी की ओर ले चले। ताबूत साज भी अपने घर लौट आया था। वह गुस्से से भरा था और उसका दिमाग अस्त व्यस्त सा हो रहा था। आखिर उसने सस्वर सोचा, मेरा धंधा क्या अन्य धंधों से कम सम्मानपूर्ण है? ताबूत साज और झल्लाद क्या भाई भाई हैं? क्या उन्हें एक साथ रखा जा सकता है? तो फिर इन विदेशियों के हंसने में क्या तुक थी?
वे क्यों हंसे? क्या वे ताबूत साज को रंग बिरंगे कपड़ों वाला विदूष कहा समझते हैं? फिर मजा यह कि मैं इन सबको गृह प्रवेश के प्रीति भोज में बुलाने जा रहा था। ओह नहीं, मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगा। मैं उन्हें ही बुलाऊंगा जिनके लिए मैं काम करता हूं, अपने ईसाई मृतकों को। ओह मालिक, नौकरानी ने, जो उस समय ताबूत साज के पांव से जूते उतार रही थी, कहा। जरा सोचिए तो सही कि यह आप क्या कर रहे हैं। सलीब का चिन्ह बनाइए, कहीं मृतकों को भी गृह प्रवेश के लिए बुलाया जाता है। कितनी भयानक बात है यह। ईश्वर साक्षी है, यह मैं जरूर करूंगा, आद्रियान ने कहना जारी रखा। और कल ही, ऐ मेरे आसामियों, मेरे शुभचिंतकों, कल रात भोज में शामिल होकर मुझे सम्मानित करना। जो कुछ रूखा सूखा मेरे पास है, सब तुम्हारा ही दिया हुआ तो है। इन शब्दों के साथ ताबूत साज ने बिस्तर की शरण ली और कुछ ही देर बाद खर्राटे भरने लगा। सुबह जब आद्रियान की आंखें खुलीं तो उस समय काफी अंधेरा था। सौदागर की विधवा त्रुखिना रात में ही मर गई थी और उसके कारिंदे द्वारा भेजे गए एक आदमी ने आकर इसकी खबर दी थी। वह घोड़े पर सवार तेजी से उसे दौड़ता आया था। ताबूत साज ने वोदका के लिए 10 कोपेक उसे इनाम में दिए, झटपट कपड़े पहने, एक गाड़ी पकड़ी और उस पर सवार होकर राजगुल्याई पहुंचा। मृतक के घर के दरवाजे पर पुलिस वाले पहले से तैनात थे और सौदागर इधर से उधर इस तरह मंडरा रहे थे जैसे सड़ी लाश की गंध पाकर कौवे मंडराते हैं। शव मेज पर रखा था, चेहरा मोमियाई मालूम होता था, लेकिन नाक नक्श अभी बिगड़ा नहीं था। सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी और नौकर चाकर उसके चारों ओर खड़े थे। खिड़कियां सभी खुली थीं, मोमबत्तियां जल रही थीं और पादरी मृतक स्त्री के भतीजे के पास पहुंचा। वह युवक सौदागर था और फैशनदार कोट पहने था। आद्रियान ने उसे सूचना दी कि ताबूत, मोमबत्तियां, ताबूत ढंकने का कफन और अन्य मातमी साज सम्मान बहुत ही बढ़िया हालत में तुरंत जुटाए जाएंगे। यूं ही लापरवाही से मृतक के उत्तराधिकारी ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि दामों के सवाल पर वह झिकझिक नहीं करेगा और सब कुछ खुद ताबूत साज के ईमान और नेक नियति पर पूर्णतया छोड़ देगा। ताबूत साज ने अपनी आदत के अनुसार शपथ लेकर कहा कि वह 1 पाई भी ज्यादा वसूल नहीं करेगा और इसके बाद कारिंदे ने उसकी ओर और उसने कारिंदे की भेद भरी नजर से देखा और सामान तैयार करने के लिए गाड़ी पर सवार होकर घर लौट आया। दिन भर वह इसी तरह राज्य गुलाई और निकित्स्की दरवाजे के बीच भाग दौड़ करता रहा। कभी जाता, कभी वापस लौटता। शाम तक उसने सभी कुछ ठीक ठाक कर दिया और गाड़ी को विदा कर पैदल ही घर लौटा। चांदनी छात थी। सही सलामत वह निकित्स्की दरवाजे पहुंच गया। गिरजे के पास से गुजारते समय हमारे मित्र यूरको ने उसे ललकारा, लेकिन जब देखा कि अपना ही ताबूत साज है तो उसका अभिवादन किया। देर काफी हो गई थी। जब वह अपने घर के पहुंचा तो यकायक उसे ऐसा लगा मानो कोई दरवाजे के पास रुक गया है और दरवाजे को खोलकर अंदर जाकर गायब हो गया है। यह क्या तमाशा है? आद्रियान अचरज से भर उठा। इस समय भला कौन मुझसे मिलने आ सकता है? कहीं कोई चोर तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सैलानी युवक है जो रात को मेरी नन्ही निठल्ली लड़कियों से साठम गाठम करने आया हो? एक बार तो उसने यहां तक सोच कि अपने मित्र यूरको को मदद के लिए बुला लाए। तभी एक और व्यक्ति दरवाजे के पास पहुंचा और भीतर पांव रख ही रहा था कि ताबूत साज को घर की ओर तेजी से लपकते हुए देखकर वह निश्चल खड़ा हो गया और अपने तिरछे टोप को उठाकर अभिवादन करने लगा। आद्रियान को ऐसा लगा जैसे उसने यह शक्ल कहीं देखी है, लेकिन जल्दी में उसे ध्यान से नहीं देख सका। हाँफते हुए बोला, क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? चलिए, भीतर चलिए। तकल्लुफ के फेर में न पड़ें मित्र, अनजान ने थोथी आवाज में कहा। आगे आगे आप चलिए और अपने अतिथियों का पथ प्रदर्शन कीजिए। आद्रियान को खुद इतनी उतावली थी कि चाहने पर भी वह तकल्लुफ निभा न पाता। उसने दरवाजा खोला और घर की सीढ़ियों पर पांव रखा। दूसरा भी उसके पीछे पीछे चला। आद्रियान को ऐसा लगा कि उसके कमरों में लोग टहल रहे हैं। हे भगवान, ये सब क्या तमाशा है? उसने सोचा और लपक कर भीतर पहुंचा। उसके पैर पड़ खड़ा गए। कमरा प्रेतों से भरा था। खिड़की में से चांदनी भीतर पहुंच रही थी, जिसमें उनके पीले नीले चेहरे, लटके हुए मुंह,
धुंधली अधखुली आंखें और चपटी नाकें दिखाई दे रही थीं। आद्रियान ने भय से कांपकर पहचाना कि ये सब वही लोग हैं जिनको दफनाने में उसने योग दिया था, और वह जो उसके साथ भीतर आया था वही ब्रिगेडियर था जिसे मूसलाधार वर्षा के बीच दफनाया गया था। वे सब पुरुष और स्त्रियां भी ताबूत साज के चारों ओर इकट्ठे हो गए और सिर झुका झुकाकर अभिवादन करने लगे। भाग्य का मारा केवल एक ही ऐसा था जो कुछ दिन पहले मुफ्त दफनाया गया था, वहीं पास नहीं आया। बेबसी की मुद्रा बनाए वह सबसे अलग कमरे के एक कोने में खड़ा था, मानो अपने फटे हुए चिथड़ों को छिपाने का प्रयत्न कर रहा हो। उसके सिवा अन्य सभी बढ़िया कपड़े पहने थे। स्त्रियों के सिरों पर फीतेदार टोजियां थीं, स्वर्गवासी अफसर वर्दियां डाटे थे, लेकिन उनकी हजामतें बढ़ी थीं। सौदागरों ने एक से एक बढ़िया कपड़े छांट कर पहने थे। देखो प्रोखोरोव, सबकी ओर से बोलते हुए ब्रिगेडियर ने कहा, हम सब तुम्हारे निमंत्रण पर अपनी अपनी कब्रों से उठकर आए हैं। केवल वे जो एकदम असमर्थ हैं, जो पूरी तरह गलसड़ चुके हैं, नहीं आ सके। इसके अलावा उन्हें भी मन मसोस कर रह जाना पड़ा, जो केवल हड्डियों का ढेर भर रह गए हैं और जिनका मांस पूरी तरह गल चुका है। लेकिन इनमें से भी एक अपनी आप को नहीं रोक सका। तुमसे मिलने के लिए वह इतना बेचैन था कि कुछ न पूछो। उसी समय एक छोटा कंकाल कोहनियों से सबको धकेलता आगे निकल आया और आद्रियान की ओर बढ़ने लगा। उसका मांसहीन चेहरा आद्रियान की ओर बड़े छाव से देख रहा था। तेज हरे और लाल रंग की धज्जियां उसके ढांचे से जहां तहां लटकी थीं, जैसे बांस से लका दी जाती है, और उसके घुटने से नीचे की हड्डियां घुड़सवारी के ऊंचे जूतों के भीतर इस तरह खटखटा रही थीं जैसे खरल में मूसली खटखटाती है। मुझे पहचाना नहीं प्रोखोरोव, कंकाल ने कहा। गार्ड के भूतपूर्व सार्जेंट प्योत्र पेत्रोचिव मुरिल्किन को भूल गए, जिसके हाथ तुमने 1799 में अपना पहला ताबूत बेचा था, वही जिसे सुमने बलूत का बताया था, लेकिन निकला वह चीड़ की खपच्चियों का। यह कहते हुए आद्रियान का आलिंगन करने के लिए कंकाली ने अपनी बाहें फैला दी। अपनी समूची शक्ति बटोरकर आद्रियान चिल्लाया और कंकाल को उसने पीछे धकेल दिया। प्योत्र पेत्रोविच लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ा, बिखरी हुई हड्डियों का ढेर मात्र। मृतकों में विक्षोभ की एक लहर दौड़ गई। अपने साथी के अपमान का बदला लेने के लिए वे आद्रियान की ओर लपके, चीखते चिल्लाते, कोसते और धमकियां देते। अभागे मेजबान के होश घूम थे। चीख चिल्लाहट ने उसके कान बहरे कर दिए थे और वे उसे कुचल देना चाहते थे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और लड़खड़ाकर अब वह भी मृत सार्जेंट की हड्डियों के ढेर पर गिर पड़ा। वह बेसुध हो गया था। सूरज की किरणें उस बिस्तर पर पड़ रही थीं जिस पर ताबूत साज सो रहा था। आखिर उसने आंखें खोलीं और देखा कि नौकरानी समोवार में कोयले दहकाने के लिए फूंक मार ही है। रात की घटनाओं की याद आते ही आद्रियान के शरीर में कंपी सी दौड़ गई। त्रुखिना, ब्रिगेडियर और सार्जेंट कुरिल्किन के धुंधले चेहरे उसके दिमाग पर छाए हुए थे। वह चुपचाप प्रतीक्षा करता रहा कि नौकरानी खुद बातचीत शुरू करेगी और रात की घटनाओं का बाकी हाल उसे बताएगी। मालिक, आज आप कितनी देर तक सोए? सुबह के समय पहनने का चोंगा उसे थमाते हुए ऑक्सीनिया ने कहा, हमारा पड़ोसी दर्जी आपसे मिलने आया था और पुलिस का सिपाही भी एक चक्कर लगा गया है। वह यह कहने आया था कि आज पुलिस इंस्पेक्टर का जन्मदिन है, लेकिन आप सो रहे थे और हमने जगाना ठीक नहीं समझा। अच्छा, स्वर्गवासी विधवा त्रुखिना के यहां से भी कोई आया था? क्यों, क्या त्रुखिना मर गई मालिक? तुम भी बस यूं ही हो। उसका मातमी साथ सामान तैयार करने में कल तुम्ही ने तो मेरा हाथ बटाया था। आप पागल तो नहीं हो गए मालिक? ऑक्सीनिया ने कहा। या कल का नशा अभी तक दिमाग पर छाया हुआ है? कल किसी की मैयत का सामान तैयार नहीं हुआ। आप दिन भर जर्मन के यहां दावत उड़ाते रहे, रात को नशे में धुत लौटे और अपने इसी बिस्तर पर गिर पड़े जिस पर कि आप अभी तक सोए हुए थे। प्रार्थना के लिए गिरजे की घंटी भी बजते बजता आखिर थककर चुप हो गई। सचमुच, ताबूत साज ने संतोष की सांस लेते हुए कहा। और नहीं तो क्या झूठ, नौकरानी ने जवाब दिया। तो फिर जल्दी से चाय बनाओ और लड़कियों को यहीं बुला लाओ। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ताबूत साज।